फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पहला फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो भी फाइनल डिसीजन लेने वाला है, जो भी रूलर है, वो इलेक्ट होके आना चाहिए, तभी हम उसको डेमोक्रेसी कहेंगे। अब इस वीडियो में हम हमारा जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का उसे डिस्कस करेंगे, जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जिसका मतलब ये है कि देश में आप ये तो कह रहे हो कि इलेक्शन होने चाहिए। डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि जो रूलर है वो इलेक्ट होके आना चाहिए, मतलब कि इलेक्शंस होने चाहिए। बट उसको हम ट्रू डेमोक्रेसी तभी कहेंगे जब वो इलेक्शंस फ्रीली होंगे, मतलब कि बिना किसी छेड़खानी के होंगे, बिना किसी घपले के होंगे, एकदम फेयरली होंगे, साफ सुथरे तरीके से होंगे, कोई उसमें घपला ना हो, किसी का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, कोई उसमें जो गलत तरीका है वो जीतने के लिए ना अपनाए। तो कंपटीशन एकदम फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अब इसमें हम दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे और उनके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Quango Renmin Daibiao Dahui. नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब चाइना में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं उनके पार्लियामेंट के लिए, कि इलेक्शन में लोग जीत के कहाँ जाएंगे, उनके पार्लियामेंट में बैठेंगे। और इनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चाइना में उसको इस भाषा में क्वांगो रेनमिन और दाइबियाओ दहुई कहते हैं। बेसिकली नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की पार्लियामेंट को कहते हैं, और इस पार्लियामेंट में मेंबर्स के जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इनको ये अधिकार है, इनके पास ये पावर है कि चाइना के प्रेसिडेंट को ये लोग अपॉइंट करें। मतलब क्या होता है कि जो पूरा चाइना है उससे 3000 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों से, चाइना के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आते हैं और नेशनल पीपल्स कांग्रेस का पार्ट बनते हैं। और फिर ये जो 3000 मेंबर हैं ये किसी एक पर्सन को एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अपॉइंट करते हैं। अब इन 3000 मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आर्मी के द्वारा इलेक्ट करके लाए गए होते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बट अब एक दिक्कत है कि मतलब इन लोगों ने ये तो बोल दिया कि ठीक है, हर 5 साल में लोग इलेक्शंस कराते हैं अपनी पार्लियामेंट के लिए, बट इन्होंने क्या कंडीशन रखी है कि जो भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा होगा वो पर्सन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल जरूर लेगा। मतलब कि अगर उसे इलेक्शन में लड़ना है तो पहले उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाना होगा और उससे परमिशन, उसका अप्रूवल लेना होगा कि भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मुझे इलेक्शन में लड़ना है तो मुझे प्लीज अलाउ कर दो, अप्रूवल दे दो। Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 2003. अब हुआ क्या कि 2002 एंड 3 में जो इलेक्शंस हुए थे चाइना में, उसमें क्या बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को इलेक्शन में खड़े होने के लिए अलाउ किया जाएगा जो कि या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, उसका मेंबर है, या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई 8 छोटी छोटी पार्टी हैं, उन 8 में से किसी एक का हिस्सा है। मतलब बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी प्लस 8, ये जो 9 की 9 पार्टीज हैं उनमें से ही कोई पर्सन होना चाहिए। उन इन 9 पार्टीज का कोई पर्सन अगर मेंबर होगा तभी वो इलेक्शंस में लड़ेगा। अगर इनके अलावा किसी और पार्टी से अगर तुम आते हो तो तुम्हें इलेक्शंस में खड़े होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरीके की कंडीशंस 2002-3 के इलेक्शंस में लगाई गई। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और हमेशा क्या देखा जाता है कि जो चाइना है उसमें गवर्नमेंट किसकी बनती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। क्योंकि होता क्या है कि जब इलेक्शन सिर्फ वही पर्सन लड़ेगा चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी से होगा, तो जो पर्सन जीत के आएगा वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही होगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी फिर वही बनाएंगे। तो इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. अब हम बात करते हैं मेक्सिको की। मेक्सिको को जब से आज़ादी मिली है 1930 से, जब से वो आज़ाद हुआ है, तब से वो हर 6 साल में अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवा रहा है कि लोग वोट देते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो चुन के आता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। और जो मेक्सिको है वो कभी भी किसी मिलिट्री के अंडर नहीं आई है और ना ही किसी तानाशाह ने इस पर रूल किया है। जैसे हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के खुद सीट पे कब्जा कर लिया था, खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। इस तरीके की कंडीशन कभी भी मैक्सिको में नहीं देखी गई है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज won by a पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। बट 2000 तक क्या देखा गया कि जितने भी इलेक्शंस हुए उनमें सिर्फ एक ही पार्टी जीत के आ रही है, जो कि है PRI या इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। कोई और पार्टी नहीं जीत के आती थी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अब ऐसा नहीं था कि PRI के अलावा कोई और पार्टी होती ही नहीं थी, और भी पार्टीज होती थी, बट वो जो अपोजिशन पार्टीज है, मतलब PRI के अलावा जितनी भी पार्टीज है, वो कभी जीत नहीं पाती थी। वो इलेक्शंस में तो खड़ी होती थी बट कभी जीत नहीं पाती थी। द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। अब PRI ही क्यों हमेशा जीतती थी? वो इसलिए क्योंकि PRI जो है वो बहुत सारे गलत तरीके अपनाती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. तो PRI ने क्या कहा हुआ था कि जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें PRI की मीटिंग्स को अटेंड करना जरूरी है। अब PRI एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उसकी जितने भी मीटिंग्स हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अटेंड करना चाहिए? टेक्निकली नहीं करना चाहिए। मतलब कि अब मान लो बीजेपी पावर में है, तो क्या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें बीजेपी की कोई मीटिंग हो रही है तो वो जाके अटेंड करनी चाहिए? नहीं, वो गलत होगा। बीजेपी अपना जो कर रही है वो करती रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलग है, गवर्नमेंट एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो किसी पर्सन या पार्टी से नहीं बना हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट को हम बोलेंगे PM होगा, प्रेसिडेंट होगा और जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं, मतलब ये सारी चीजें मिला के गवर्नमेंट बना रही है। बट अब PM की पोजीशन पे कौन बैठा होगा और प्रेसिडेंट की पोजीशन पे कौन बैठा होगा, ये चीजें तो मतलब डिपेंड करेंगी, ये चीजें तो चेंज होती रहेंगी। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो जाके थोड़ी अटेंड करेगा सारी पार्टीज की मीटिंग को, तो ये तो गलत होगा। तो वही चीज बट यहाँ पे हो रही थी कि PRI के जितने भी PRI ने क्या किया हुआ था कि जितनी भी उसकी मीटिंग्स होती थी उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को अटेंड करना जरूरी होता था। साथ ही साथ टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे, उनके साथ जबरदस्ती करते थे कि आप PRI को ही वोट दो। तो मतलब इनको कोई पैसा वगैरह मिलता होगा, जो टीचर्स हैं जो इस तरीके से पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं, उनको PRI पैसा देती होगी और उनको बोलती होगी कि पेरेंट्स को बोलो सिर्फ हमें ही वोट दे। और ये जो टीचर्स है वो भी क्या करते होंगे, पेरेंट्स को डराते होंगे, धमकाते होंगे कि अगर आपने PRI को वोट नहीं दिया तो आपके बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो टीचर्स है वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे। Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. और मीडिया भी क्या करती थी कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज है PRI के अलावा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर वो कहीं पे अच्छा काम कर रही हैं, वो कोई डेवलपमेंट वगैरह कर रही हैं, तो उसको नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए तो दिखाया जाता था, बट अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं तो उसको नहीं दिखाया जाता था। जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह है, वो हमेशा PRI को ही दिखाते रहते थे, उसी की तारीफ करते रहते थे न्यूज़ चैनल्स पे। तो लोगों के सामने सिर्फ एक ही पार्टी आएगी, PRI। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their votes. और कभी-कभी क्या होता था कि मतलब लास्ट मिनट पे जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ मतलब कि जहाँ पे लोग जाके इलेक्शन देंगे, एक जगह होती है जहाँ पे लोग जाके अपना वोट देते हैं। अब हो क्या रहा है कि मतलब रात तक लोगों को ये था कि यहाँ पे किसी एक जगह पे, ए जगह पे जाके इन्हें वोट देना है, पोलिंग बूथ यहाँ है। बट रात रात में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब A से B जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा पोलिंग बूथ। अब सुबह उठ के लोग A जगह पे गए और वहां पे अपना वोट देने गए, बट उन्होंने देखा कि यहाँ तो पोलिंग बूथ है ही नहीं, वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती थी कि लास्ट मिनट पे ये लोग पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देते थे कहीं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग वोट दे ही नहीं पाते थे। द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. और PRI क्या करती थी, वो जब इलेक्शन के जो पूरा कैंपेन होता है जिसमें नेता वोट मांगते हैं, आके गलियों में घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दो, तो ये जो पूरा इलेक्शन का कैंपेन होता है, इसको करने के लिए PRI बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी और इतना पैसा दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज है उनके पास नहीं होता था कि वो इतने बड़े लेवल पे पैसा खर्च कर सके इलेक्शन कैंपेन में। So now, should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? क्या ये जो हमने डिस्कस किए अभी केसेस चाइना एंड मैक्सिको के, क्या इन्हें हमें
ऐसा कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। अब जब हम इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझते हैं तो हमें आंसर मिलता है कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लोग तो वोट दे रहे हैं, बट फिर हम क्यों नहीं कह सकते कि यहाँ पे लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। चाइना के केस में भी हमने देखा कि जो पूरी पावर है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हाथों में ले रखी है, कि अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का पर्सन होगा वो तभी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अगर किसी और पार्टी का होगा तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें पता है कि चाहे कोई भी पर्सन को वोट दे दो, सब कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे आज भी आपके पेरेंट्स वगैरह वोट देते होंगे तो वो ज्यादातर पार्टी को देख के वोट देते हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, या फिर हमने आम आदमी पार्टी को या किसी और पार्टी को हमने ऐसे वोट दिया। वो बेसिकली पार्टीज की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो है ही एक पार्टी कम्युनिस्ट, या उससे जुड़ी हुई छोटी मोटी 8 पार्टीज हैं, तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो मेन रोल है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। तो लोगों के पास कोई चॉइस है नहीं। मतलब आपके केस में देखो, यहाँ पे इंडिया में मान लो सिर्फ बीजेपी ही इलेक्शंस में खड़े हो और बीजेपी अपने 4 कैंडिडेट्स को खड़ा कर दे। एक जगह उसने बीजेपी ने अमित शाह जी को खड़ा कर दिया, और नरेंद्र मोदी जी को, और योगी जी को, ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने अपने खड़े कर दिया और बोला कि आप इनमें से किसी एक को वोट दे दो और ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप वोट दे दो और पीएम बना दो। अब आप क्या बोलोगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को भी वोट दे दो, अल्टीमेटली तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। या सेम चीज कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस इलेक्शंस में लड़े और अपने 4 लोगों को खड़ा कर दे। अब किसी को भी वोट दे दो, अल्टीमेटली तो वही पार्टी जीतेगी। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि आप वोट किसी को भी दे दो, अल्टीमेटली तो कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी। तो लोगों के पास एक्चुअली कोई चॉइस है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा यहाँ पे कोई और जीत के नहीं आने वाला। लोगों को बस एक कैंडिडेट को चूज करना है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद अप्रूव किया है। तो लोगों के पास एक्चुअली कोई चॉइस नहीं है। इन मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस हैड नो चॉइस। अब अगर हम मैक्सिको का एग्जाम्पल देखें तो उसमें हमें लगता है कि जो लोग हैं उनके पास चॉइसेस है कि भाई पीआरआई है और बाकी दूसरी पार्टीज भी हैं, और जिसको कोई भी वोट दे सकता है किसी पर्सन को, जिस भी पार्टी को, पीआरआई या दूसरी अपोजिशन पार्टी से जिसको वोट देना है वो दे, कोई रोक टोक नहीं है। तो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से कि हाँ लोगों के पास चॉइस है, बट एक्चुअल में चॉइस नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि भाई जो पीआरआई है वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोल रही है कि उनकी मीटिंग्स अटेंड करो, वो स्कूल में टीचर्स को बोल रही है कि तुम पेरेंट्स को फोर्स करो कि वो सिर्फ हमें ही वोट दे, नहीं तो उनके बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरीके की कंडीशंस रखी जाती होंगी, तभी वो फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती करते थे कि आप सिर्फ पीआरआई को ही वोट दो। मीडिया में भी सिर्फ और सिर्फ पीआरआई को ही दिखाया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी से सिर्फ बेइज्जती की जा रही है, पीआरआई बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो अब ये सारी चीजों से क्या हो रहा है कि लोगों के पास एक्चुअली सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, पीआरआई, क्योंकि उनके चारों तरफ बस पीआरआई पीआरआई ही है, कोई अपोजिशन पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज के पास ना तो खुद के पास इतना पैसा है कि वो अपना एक तरीके से अपना प्रमोशन कर सकें, कैंपेन कर सकें, और जो मीडिया है वो भी अपोजिशन पार्टी के अच्छे कामों को नहीं दिखाती, और जो पीआरआई है वो गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, लोगों को फोर्स कर रही है कि वो सिर्फ पीआरआई को ही वोट दे। तो एक्चुअल में लोगों के पास पीआरआई के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। तो मैक्सिको के केस में भी लोगों के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी कि वो किसी और को वोट दे, और कोई तरीका नहीं था कि जो रूलिंग पार्टी है, जो पीआरआई है, उसको हराया जा सके। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये फेयर इलेक्शंस हैं? तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये फेयर इलेक्शंस नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घपलाबाजी, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम इसी के साथ एक सेकेंड फीचर जो है डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में जोड़ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट फीचर डिस्कस किया था, उसका होना भी जरूरी है, और इस सेकेंड फीचर का होना भी जरूरी है कि अगर आप इलेक्शंस कहीं पे भी कॉन्टेस्ट करा रहे हो, कहीं पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेसी है। क्योंकि सिर्फ इलेक्शंस का होना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री हो, उसमें किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना हो, और वो फेयर तरीके से हो, सही तरीके से इलेक्शंस हो। तो सिर्फ इलेक्शंस होना काफी नहीं होगा, वो इलेक्शंस
फ्रीली हो, फेयरली हो, ये भी उतना ही जरूरी है किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाने के लिए। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, और इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए जिसमें कि लोगों को एक्चुअल में कोई चॉइस मिले, एक्चुअल में उनके पास ये चॉइस हो कि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सके। चाइना के केस में भी लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को लोग अल्टीमेटली चूज कर रहे थे, और जो मैक्सिको है उसके केस में भी लोगों के पास पीआरआई के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के पास मतलब सही तरीके से चॉइस होनी चाहिए कि वो उनकी मर्जी है, वो किसी को भी वोट दे और कोई भी जीत के आए। सारे पर्सन्स के पास ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, जितने भी लोग इलेक्शंस में लड़े हैं, खड़े हुए हैं, उनके पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जीत के आ सकें, और जो पर्सन ऑलरेडी रूल कर रहा है उसकी पूरे चांसेस होने चाहिए कि इस बार के इलेक्शन में वो हार जाए। तो उसके मतलब जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले भी कोई पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट में होता है, तो क्या होता है कि अगर इलेक्शंस हुए तो ये पर्सन, मान लो इसको वोट मिले, ये जीत गया, तो ये गवर्नमेंट में वापस से रहेगा। बट अगर इसको वोट नहीं मिले तो फिर इस पर्सन को यहाँ से हटना होगा। तो ये भी पूरी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि इस पर्सन को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है इनको कम वोट मिले या ये हारे, इनके हारने के भी इक्वल चांसेस होने चाहिए। So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे बेस्ड होनी चाहिए, उसमें जो इलेक्शंस हो रही हैं वो सही तरीके से हों, और जो पर्सन ऑलरेडी पावर में है उसके पूरे पूरे चांसेस होने चाहिए कि वो हार सके। We shall find out more about a democratic election in chapter 3. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में और डिटेल में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और अभी हमें हमारा जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का वो क्लियरली समझ आ गया कि हाँ भाई इलेक्शंस सिर्फ इलेक्शंस होने ज़रूरी नहीं है कि बस हाँ करा दिए इलेक्शंस हो गए, नहीं, उतना ही ज़रूरी है कि वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर भी हो, तभी उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। तो अब दो फीचर हमने देख लिए, पहला ये कि जो अल्टीमेट हाईएस्ट पोजीशन है, जो सबसे हाईएस्ट पावर पोजीशन पे बैठा है, वो जो पर्सन है, वो जो रूलर है, वो इलेक्ट होके आना चाहिए, लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आना चाहिए, और जो इलेक्शन है वो फ्रीली एंड फेयरली होने चाहिए, राइट।